सब्सक्राइब कीजिए सक्सेस क्लासेस यूट्यूब चैनल को और साथ ही बेल आइकन को आप ज़रूर दबाइएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। यहाँ पर आपको बुक्स के बारे में जानकारी मिलती है और टीचिंग संबंधी जो भी नोटिफिकेशन होते हैं वो आपको यहाँ पर मिलते हैं। वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं कि आपको वर्ग 2 चयन परीक्षा के लिए कितने प्रश्नों को की प्रैक्टिस करना है और कौन कौन से जो की पॉइंट हैं उनको ध्यान में रखकर आपको प्रश्न सॉल्व करने हैं। और 2-3 पॉइंट और एक्स्ट्रा हैं वो मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि एक वेबसाइट हम नाम लिख लेते हैं, ये अभी आपके लिए हेल्पफुल होगा, कैसे इस पर भी बात करेंगे। तो कितने क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं, कम से कम बता रहा हूँ मैं 10,000, एटलीस्ट 10,000 आपको करना है प्रत्येक विषय में। आपको लग रहा है कि आप अपने विषय में जो भी आपका विषय है, आपकी कैपेसिटी क्वेश्चंस को ज़्यादा करने की यदि कैपेसिटी है तो आप इस नंबर ऑफ क्वेश्चंस को आप बढ़ा सकते हो। तो आप टारगेट अपना 15,000 20,000 तक ले जा सकते हो, ताकि हर टाइप के क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएं। अब देखिए, मैथ में एटलीस्ट 50 क्वेश्चंस पर डे का आपको टारगेट लेके चलना है कि कम से कम आपके एक दिन में 50 क्वेश्चंस हो जाएं। इन्हें आप ऑफलाइन कर सकते हो या आप ऑनलाइन भी कर सकते हो, जिस तरीके में आप चाहो वैसे कर सकते हो। लेकिन स्टार्टिंग में जब आप किसी चैप्टर को कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आप निश्चित तौर पे आपके पास कोई सी बुक्स होगी, इसमें 7, 8 या 10,000 के समथिंग क्वेश्चंस होंगे और आप उससे प्रैक्टिस कर रहे होंगे, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस वहाँ पे हमें एक साथ बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे। तो आप वहाँ से कर सकते हो। साइंस, एसएसटी, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, इनके आपको कम से कम 100 क्वेश्चंस एक दिन में करने हैं और इनमें 100 क्वेश्चंस एक दिन में करना आसान है। बस मैथ में क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ता है, बहुत टाइमिंग ज़्यादा लग जाती है। लेकिन इन सब्जेक्ट्स में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप 100 क्वेश्चंस का टारगेट ईजिली आप अचीव कर पाओगे एक दिन में। और आप चाहो तो इसको बढ़ा भी सकते हो, जैसे हिंदी में आप इसको और इंक्रीज़ कर सकते हो भाई, एसएसटी में बढ़ा सकते हो, इंग्लिश में बढ़ा सकते हो, साइंस में भी आप चाहो तो इसे और ज़्यादा क्वेश्चंस को कर सकते हो दिन में। बस जब न्यूमेरिकल्स वगैरह आएंगे तब 100 क्वेश्चंस भी आपके लिए फिर इनफ हो जाएंगे। अब कौन कौन सी चीज़ों पे आपको ध्यान देना है कि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करें तो ये चीज़ें हमारे दिमाग में हमेशा चलें, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं जिनको हम गलत कर देते हैं। आंसर पता होते हुए भी हम गलत कर देते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? पहला पॉइंट आप ध्यान रखें, प्रश्न को ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना है। दूसरा, फर्स्ट ऑब्जर्व ऑप्शंस। अब इसमें आप किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहते हैं ये नहीं आप आगे पीछे चेंज कर सकते हो। कुछ अभ्यर्थी क्या करते हैं कि पहले ऑप्शंस पे एक बार नज़र घुमा लेते हैं कि चलो देख लेते हैं प्रश्न को हल करने से पहले ऑप्शंस कौन कौन से हैं। मैथ में तो ये ज़्यादा हेल्प नहीं करेगा कि पहले ऑप्शंस को देख लें, क्योंकि क्वेश्चंस देखने के बाद ऑप्शन से आंसर निकाले जा सकते हैं। लेकिन बाकी सब्जेक्ट्स में आप पहले ऑप्शंस को एक बार देख लोगे, फिर आप क्वेश्चंस को पढ़ोगे तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिक क्लिक होने लगेगा कि हाँ, अभी अभी मैंने ऐसा कुछ इससे रिलेटेड एक ऑप्शंस पढ़ा हुआ था। आपका जो नॉलेज रहेगा, प्रीवियस नॉलेज, वो ऑप्शंस को और क्वेश्चंस को कहीं ना कहीं मैच करवा देगा, तो आंसर्स पाने में आसानी हो जाएगी। ये टेक्निक आप कुछ क्वेश्चंस में अपने आप पे आजमा के देखना, क्योंकि हर एक टेक्निक हर एक व्यक्ति के लिए नहीं होती है। कौन किस तरीके का व्यक्ति है, किसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़फुल हो सकता है, टेक्निक यूज़फुल हो सकती है, उसके अकॉर्डिंग। लेकिन आप एक बार ट्राई करके देखना इस चीज़ को कि प्रश्न को सॉल्व करने से पहले एक बार हम ऑप्शंस को देख लेते हैं जल्दी से, उसके बाद फिर हम प्रश्न को पढ़ेंगे अच्छे से। फिर आप जब प्रश्न को पढ़ रहे होंगे तो ऑप्शंस और प्रश्न कहीं ना कहीं लिंक कर जाएंगे। ऐसा बहुत सारे क्वेश्चंस में होगा, आप ऐसा करके देखना। प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ने से मेरा मतलब ये है कि देखिए, यदि आपने कोई सा कंसेप्ट पढ़ा हुआ है, यदि आप ये मान के चलो, यदि प्रश्न को आप अच्छे से पढ़ लेते हो तो 90% वो आपका सॉल्व हो गया। और अधिकतर अभ्यर्थी सबसे बड़ी गलती यही करते हैं, प्रश्न को बहुत जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, क्योंकि आजकल के जो प्रश्न बन रहे हैं बहुत घुमा फिरा कर बनते हैं। एक छोटी चीज़ पे आपको ध्यान देना पड़ता है। आप अभी क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करते होंगे तब आपने ऑब्जर्व करा होगा कि सबसे ज़्यादातर जो आपके प्रश्न गलत होते हैं वो प्रश्न को सही से ना पढ़ने की वजह से होते हैं।
आप प्रश्न को, जब आप इन प्रश्नों को हल कर रहे हैं, आप स्टार्टिंग में तो चलो अभी कोई आपका एक्चुअल पेपर नहीं है, तब आप बहुत आराम से करो, आप बहुत ध्यानपूर्वक क्वेश्चंस को पढ़ो। आपको लग रहा है कि मुझे एक बार में समझ नहीं आता, आप 2 बार पढ़ लो। आपको लग रहा है कि दूसरी बार में भी समझ नहीं आ पाया, आप तीसरी बार भी उसको पढ़ सकते हो। यदि पहली बार में आ गए तो आप सॉल्व कर लो, फिर आप नहीं आया तो आप दूसरी बार भी पढ़ के देखो। रीज़न क्या है कि कई बार हम प्रश्न को अच्छे से नहीं पढ़ते और हम आंसर दे देते हैं, क्योंकि वो ऑप्शंस को भी इस तरीके से सेट करते हैं कि यदि विद्यार्थी इस लाइन को भूल जाए, ज़्यादा ध्यान ना दे पाए इस वाले पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे ध्यान ना देने की वजह से आंसर दूसरा आएगा, और जो दूसरा आंसर आएगा गलत रहेगा और वो ऑप्शंस में भी दे देते हैं। इसलिए प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। यूज़ वेरिड सोर्सेज, इसका मतलब है कि आपको क्वेश्चंस करने के लिए अलग अलग सोर्सेज को अपनाना पड़ेगा। केवल एक चीज़ पे या एक किताब पे आपको बिलीव नहीं करना है। कोशिश करो कि अलग अलग, जैसे कि आप अलग अलग सोर्सेज के लिए क्या कर सकते हो। मान लीजिए आप कर रहे हो विज्ञान का कोई सा पाठ आप कर रहे हो जिसमें कि आपने पढ़ा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, धातु और अधातु, तो उसके क्वेश्चंस तो आपने अपनी बुक से लगा लिए। उसके बाद आप गूगल पे जाइए, गूगल पे सर्च करिए 20 MCQs ऑन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, या हिंदी में आप सर्च कर सकते हो। आजकल तो ट्रांसलेटर वाली बात है, तो आप हर वेबसाइट को ट्रांसलेट भी कर सकते हो। इंग्लिश का कंटेंट अब हिंदी में भी उतना अच्छा अवेलेबल है। तो ये चीज़ आप अपनाना कि एक जगह पे आपको नहीं रहना। जैसे मान लीजिए आपने पार्टिकुलर कोई सी बुक आप सॉल्व कर रहे हो, एक पुस्तक आप लगा रहे हो, आपने उसमें हो सकता है कि उसमें सेम टाइप के क्वेश्चंस दिए गए हो या किसी एक पार्टिकुलर एग्जाम पे फोकस किया गया हो, तो आपको उस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। जब आप अलग अलग सोर्सेज को अपनाओगे तो वहाँ से आप अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। यदि अलग अलग लेवल के आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे तो प्रश्नों की समझ आप में बढ़ जाएगी और आपके जो कंसेप्ट हैं वो और भी मजबूत होंगे, क्योंकि आपको लगेगा कि यार ये वाला जो कंसेप्ट था, मैंने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स है, जो भी आपके सब्जेक्ट का कंसेप्ट है, मैंने पढ़ा था, लेकिन कहीं ना कहीं 2-3 चीज़ें मैं कवर नहीं कर पाया था और वो मैंने अब कवर कर ली। तो आप अलग अलग सोर्सेज को अपना सकते हो करने के लिए। जैसे कि देखिए मैथ में तो चलो आप, मैंने एक यूथ वाली बुक्स बताई हुई हैं, टीचिंग के पर्पज़ से होती हैं, वो बहुत बढ़िया हैं, आप वहाँ से भी कर सकते हो। टीचिंग के लगभग क्वेश्चंस आपको वहाँ से देखने को मिल जाते हैं। अलग अलग एग्ज़ाम जो स्टेट में होते रहते हैं शिक्षक भर्ती के लिए, वो क्वेश्चंस आपको वहाँ मिल जाएंगे। उसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं, अलग अलग एग्ज़ाम के क्वेश्चंस को उसमें दिया रहता है। तो ऐसी बुक लो। जैसे मान लीजिए किसी अभ्यर्थी ने एसएससी की बुक लेके आ गया कि बस मुझे अब एसएससी के से ही प्रैक्टिस करना है, तो वो एक बहुत बड़ी गलती कर जाएगा। भाई थोड़ा सा उसका पैटर्न अलग है। आप टीचिंग के क्वेश्चंस लेके आओ। टीचिंग के क्वेश्चंस कैसे वाले लेके आओ कि आपके सारे के सारे जितने भी इंडिया में एग्ज़ाम्स हुए हैं टीचिंग के, सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएं। ये हो गया। इसके बाद तुक्का लगाएं। तुक्का लगाना एक बहुत ही अच्छी और इंटरेस्टिंग मेथड है और ये सभी को आनी भी चाहिए। कैसे तुक्का लगाना है? सबसे पहले आपको ये मेथड आनी चाहिए, एलिमिनेशन मेथड। ये हम मैथ वाली एलिमिनेशन की बात नहीं कर रहे। एलिमिनेट का मतलब है ऑप्शंस को पढ़कर आपको छांटना। कैसे छांटना है? मान लीजिए आपने किसी प्रश्न को करा, आपने को लग रहा है कि यार ये 2 ऑप्शंस जो हैं ये तो इसके आंसर हो ही नहीं सकते। आपने क्या किया? उन दोनों को एलिमिनेट कर दिया, छांट दिया। अब आपके पास 2 प्रश्न बचे। अब आप उसमें तुक्का लगा सकते हो। और तुक्का भी आप वहाँ पे कैसे लगाओगे? एक साइंटिफिक वे में। साइंटिफिक वे का मतलब ये है कि आपका प्रीवियस नॉलेज वहाँ पर भी हेल्प करेगा। तुक्का कभी कोई नहीं लगाता सही तरीके में हम बोलें तो, क्योंकि वो वहाँ पर भी एलिमिनेशन मेथड का यूज़ कर रहा होता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो इस चीज़ को आप ध्यान दें। आपने टॉपिक पढ़ा हुआ है तो वो चीज़ आपके दिमाग में है। जब आप तुक्का लगा रहे होंगे तब भी वो दिमाग में आपकी चल रही होगी, हाँ ऐसा ऐसा कंसेप्ट कुछ मैंने पढ़ा हुआ था। 100% शायद याद ना आए, लेकिन फिर भी ये हेल्प
फिर भी आप कहीं ना कहीं तुक्का लगाओगे। आपने देखा होगा कई बार आप तुक्का लगाते हो तो आपको ऐसा लगता है कि मेरे अधिकतर तुक्के सही जाते हैं। अधिकतर तुक्के सही जाने का मतलब ये है कि आपने बहुत सारे कंसेप्ट पढ़ रखे हैं, बहुत सारी चीज़ें आपने पढ़ा हुआ है, इसीलिए वो तुक्का आपका लग जाता है, क्योंकि आपका जो प्रीवियस नॉलेज है, पूर्व ज्ञान है, वो बहुत ही अच्छा है। इसलिए जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हैं उनमें भी आपके तुक्के काम कर जाते हैं। तो आप बताएं किस किस के तुक्के अधिकतर काम करते हैं। एक है रिकॉल द आंसर्स। आपको आंसर्स को रिकॉल करना है। आंसर्स को रिकॉल करने का मतलब आपने प्रश्न पढ़ा, मैथ में ये ज़्यादा मैथ में भी हेल्प कर जाएगा जब प्रैक्टिस करोगे, लेकिन इन विषयों में ज़्यादा हेल्प करेगा। प्रश्न आपने पढ़ा, अब आंसर क्या हो सकता है, अभी आप ऑप्शन ना देखें, अभी आप ऑप्शन ना देखें, खुद रिकॉल करें कि इसका आंसर क्या हो सकता है। इससे आपके कंसेप्ट जो है ना मजबूत होंगे। आप अपने दिमाग को कहीं ना कहीं यूज़ करेंगे तो आपके जो कंसेप्ट हैं और मजबूत होंगे। आप सर्चिंग कर रहे होंगे अपने दिमाग में। तो ऑप्शंस देखने से पहले आप एक बार रिकॉल करें, आंसर को देखें, सोचें कि इसका आंसर क्या हो सकता है बिना ऑप्शन को टच करे हुए। ये टेक्निक एग्ज़ाम से पहले की हैं। जब एग्ज़ाम देते हैं तो फिर तो ऑप्शंस भी देखना है, सब कुछ करना है, फिर तो जैसे भी करके आंसर आ जाए, बस आंसर आ जाए। लेकिन स्टार्टिंग में जब हम ये चीज़ें अपनाते हैं, पहले हमने आंसर को रिकॉल कर, प्रश्न पढ़ लिया, अब हम सोच रहे हैं कि यार इसका आंसर क्या हो सकता है, तो कहीं ना कहीं आप बहुत सारे जो फैक्ट हैं वो आपके दिमाग में आएंगे और फिर आप ऑप्शन देख लोगे तो आंसर फिर जल्दी से आपका टच हो जाएगा। तो ये आप अभी कर सकते हो। जब आप एक्चुअल एग्ज़ाम में बैठोगे तो फिर तो जिस तरीके से आप कर पाओ उस तरीके से करना है, बस टाइम बचाना रहेगा वहाँ। तो इसके बाद एलिमिनेशन का हमने ये इंटरकनेक्टेड कर दी, दोनों संबंधित हैं, अंतर संबंधित हैं। 8वां पॉइंट है चेक क्वालिफायर्स। ये एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, लास्ट बट नॉट लीस्ट। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही है। अधिकतर अभ्यर्थी गलती यहाँ कर देते हैं, ऑलवेज, नेवर, समटाइम्स, नोट, खास करके नोट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट, निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन नहीं है, ऐसे प्रश्न आ जाते हैं। ऑल संबंधी आ जाते हैं। तो ये जो क्वालिफायर्स होते हैं कई बार हम इन पे ध्यान नहीं देते, कई बार नेवर का यूज़ कर देते हैं, कई बार समटाइम्स, ऑलवेज, हमेशा, ऐसे क्वालिफायर्स होते हैं। आजकल के जो प्रश्न बन रहे हैं, आप ESV के प्रश्नों को देखेंगे तो क्वालिफायर्स का यूज़ ज़्यादा कर रहे हैं वो। आपने इस बार पात्रता परीक्षा के पेपर्स देखे होंगे तो अधिकतर प्रश्न ऐसे थे कि आपको चारों ऑप्शंस को टच करना पड़ रहा था, तब जाकर के आप नोट वाला आंसर या एस वाला आंसर निकाल पा रहे थे। तो इस चीज़ पे आप ध्यान देना, जब भी आप प्रश्न को पढ़ें तब आपको नोट मिल जाए, ऑल सभी मिल जाए, कभी कभी मिल जाए, या नेवर कभी नहीं मिल जाए, या ऑलवेज हमेशा आपको ये यदि क्वालिफायर्स देखने को मिल रहे हैं तो उस प्रश्न में आपको थोड़ा सतर्क होना है, क्योंकि उन प्रश्नों को ही ज़्यादा से ज़्यादा घुमाया जा सकता है, क्योंकि वहाँ पर अब आपको एलिमिनेशन मेथड का भी यूज़ करना पड़ेगा, तब जाके आप वहाँ पर आंसर ला पाओगे। आशा करता हूँ कि ये जो कंसेप्ट मैंने आपको बताए, और वेबसाइट का मैं बता रहा था, कोई सा भी आपने मान लीजिए टॉपिक पढ़ा है, आपको गूगल ज़रूर सर्च कर लेना है। मानता हूँ मैं, आपने किताब पढ़ी है बहुत बढ़िया, मेटल से, चलिए मान लीजिए आप इंग्लिश में आपने एक टॉपिक पढ़ा नाउन्स। आप नाउन के बारे में कम से कम आप 15 से 20 MCQs आप इंटरनेट पे देखेंगे तो अलग अलग लेवल के एग्ज़ाम से क्वेश्चंस आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे, और आपका माइंड कहीं ना कहीं फिर ओपन होगा। अब किसी भी विषय में ये वेबसाइट वाला इंटरनेट का यूज़ आपको करना है, इंटरनेट का यूज़ एक और जगह करना है। आपने, अच्छी बात है, NCERT यहाँ वहाँ से बहुत सारी जगह से आपने कंटेंट कवर रखा है, लुसेंट पढ़ रखी है, यूथ पढ़ रखी है, फिर भी मेरी मान के चलो, आपने मान लीजिए हिंदी में ही आपने किसी लेखक को पढ़ा, ठीक है, हिंदी में आपने मान लीजिए तुलसीदास जी को पढ़ा, सूरदास जी को पढ़ा, तो आप क्या करेंगे, गूगल पे इनके बारे में, इनकी रचना, इनकी जीवनी टाइप की थोड़ी सी पढ़ के देखना आप, तो आपके और भी जो फैक्ट हैं और भी कंसेप्ट हैं वो मजबूत बनेंगे, क्योंकि इंटरनेट एक ऐसा सोर्स है जो आपके लिए इस टाइम पे फ़िलहाल बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। आपने देखा होगा जब आप पेपर सॉल्व करके आते, मान लीजिए आपने पेपर दिया, अब आंसर की आ गई, जब आप उसके आंसर्स को गूगल पे सर्च करते हो, ढूंढते हो, तो आपको मिल जाते हैं वो।
यहाँ वहाँ से मिलें, कहीं ना कहीं हिंट मिलती, मतलब लगभग सारे प्रश्नों के उत्तर आपको गूगल पे मिल जाते हैं। यानी कि जो प्रश्न बन रहे हैं वो पहले से ही उनका कंटेंट कहीं ना कहीं है, वहीं से बन रहे हैं और इंटरनेट पे सब कुछ है। तो आप ऐसा करें, जैसे कि आपने पढ़ा धातु और अधातु के बारे में पढ़ा, तो धातु और अधातु क्या हैं, इनसे संबंधित 50 प्रश्नोत्तर या 50 महत्वपूर्ण वन लाइनर, ऐसे करके आप वेबसाइट पे सर्च करें। हर एक विषय में इस चीज़ को आप अपना सकते हैं। जैसे हिंदी में आप पर्यायवाची की, चलो आज 500 पर्यायवाची देखेंगे, आज 1000 ब्लॉम शब्द देखेंगे, ठीक। तो ऐसे करके आप देखोगे तो बहुत सारा कंटेंट इंग्लिश में तो आप कितना यूज़ कर सकते हो। तो ऐसे करके इन टेक्निक्स को आप अपना के देखना, ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाली हैं। बस केवल समझ लेने से, देख लेने से नहीं, उनको आप यूज़ करके देखोगे तो बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। आशा करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको समझ आई हुई होंगी। और आप में से कुछ लोग अभी टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हुए हैं तो आप टेलीग्राम पे ज़रूर जुड़ जाना। वहाँ पे जो भी अपडेट रहती हैं वो आपको वहाँ पर मिलती हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।